आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज अपन पढ़ेंगे मांग की अवधारणा, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मांग की अवधारणा में मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ऐसे कौन से तत्व है जो मांग को निर्धारित करते हैं? सबसे पहला तत्व है वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की कीमत। यदि कोई वस्तु महंगी बिक रही है तो उसकी मांग सदैव कम होगी। अर्थात ये नियम आप ध्यान रखिएगा, ये प्राइस है और ये उसकी डिमांड है। प्राइस यदि ज्यादा है तो डिमांड हमेशा उसकी लो रहेगी। यदि प्राइस उसकी लो है तो डिमांड उसकी क्या रहेगी दोस्तों? सदैव हाई रहेगी। तो वस्तु की स्वयं की कीमत तय करती है कि वस्तु की मांग कितनी हो। दूसरी दोस्तों है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता जिन चीजों को पसंद करता है उन वस्तुओं की मांग सदैव बढ़ती है। उपभोक्ता जिन वस्तुओं को पसंद नहीं करता उनकी मांग सदैव घटती है। तो उपभोक्ता की रुचि और उपभोक्ता की वस्तु की मांग के साथ सकारात्मक संबंध होता है। अगला है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय सदैव वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि उपभोक्ता की आय मान लीजिए 20,000 रुपए है तो अपनी आय को 20,000 के अनुसार ही खर्च करेगा। यदि किन्हीं कारणों से उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की डिमांड भी ज्यादा करेगा। यदि उसकी उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो उस वस्तु की डिमांड भी कम करेगा। तो जिस प्रकार से उपभोक्ता की आय होगी उसी प्रकार से वो वस्तुओं की डिमांड करेगा। तो मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु की स्वयं की कीमत कितनी है, उपभोक्ता की रुचि क्या है और उपभोक्ता की आय किस प्रकार से है। एक और पॉइंट देखिएगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुएं। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक होती है पूरक वस्तुएं, ये शब्द आपके लिए नया है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होती है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न, तो इसके बारे में अपन जानेंगे कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है, जैसे कि कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये पूरक वस्तुएं हैं। जैसे कि चाय और शक्कर, ये पूरक वस्तुएं हैं, एक दूसरे पर क्या होती है? निर्भर रहती है। अब पेट्रोल की कीमत का कार की मांग पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, शक्कर की कीमत का चाय की मांग पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? पूरक वस्तुएं होती है। एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम आती है। इन डेफिनेशंस को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे बार बार ये पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं नामक शब्द आएंगे तो उसको समझने के लिए आपके लिए आवश्यक रहेगा। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है? जो एक दूसरे के स्थान पर काम आती है, वे वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल आपके सामने में रख रहा हूँ, चाय और कॉफी। मान लीजिए अभी चाय की तलब आपको लगी है, आपको चाय पीनी है और चाय न मिलके कॉफी मिल जाए तो भी आपका काम चल जाएगा, एक दूसरे के स्थान पर काम आ रही है। तो ये वस्तुएं कौन सी है? स्थानापन्न वस्तुएं। आप और भी एग्जांपल सोचिए कि स्थानापन्न वस्तुएं और कौन कौन सी हो सकती है। ये स्थानापन्न वस्तुओं के एग्जांपल्स आप दिमाग में लाइए, पूरक वस्तुओं के एग्जांपल्स आप दिमाग में लाइए। एग्जांपल्स जब आप बना लेंगे तो आप इनके अर्थ को भी समझ जाएंगे। एग्जांपल्स याद रहेंगे तो इसका अर्थ आप आराम से बना सकेंगे। हमेशा याद रखिए पूरक वस्तुएं कौन सी, एक एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, चाय, चाय की मांग और शक्कर की कीमत, दोनों वस्तुएं कौन सी है? पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी है? चाय और कॉफी। ठीक है, कॉफी की कीमत और चाय की मांग, दोनों वस्तुएं कौन सी? स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं पूरक वस्तुएं भी बहुत निर्भर करती है कि वस्तु की ये मांग किस प्रकार से हो, कितनी हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला है भविष्य के लिए प्रत्याशाएं। भविष्य के लिए प्रत्याशा से अर्थ ये है दोस्तों, यदि किसी उपभोक्ता को लगता है तो किसी वस्तु के स्टॉक में भविष्य में वृद्धि होने वाली है, मतलब भविष्य में वो वस्तु ज्यादा मात्रा में मिलने वाली है,
तो वो व्यक्ति वर्तमान में उसके उपभोग को घटा देता है, या उसको लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होने वाली है तो वर्तमान में उसके उपभोग को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा, लॉकडाउन अभी चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो लोगों को लगा अब क्या पता सब्जियां मिले या नहीं मिले, किराने के सामान मिले या नहीं मिले, दाल चीनी और किसी प्रकार के किराने के सामान, तेल घी शक्कर वो मिले या न मिले। लोग गए उसी दिन और हाथों हाथ, मान लीजिए वो व्यक्ति 10 किलो शक्कर महीने की लेके आता हो, वो भी 20 किलो शक्कर खरीद के लेके जा रहा है। वो महीने में 5 लीटर तेल का उपभोग करता हो, लेकिन वो पूरा पीपा भर के लेके जा रहा है, क्योंकि उसको ये अनुमान हुआ कि भविष्य के अंदर शायद ये वस्तुएं मिले या न मिले, तो वस्तुओं का अधिक से अधिक स्टॉक करने लग जाता है। यह है भविष्य के बारे में प्रत्याशाएं। मान लीजिए हाईवे है, मान लीजिए कोई भी जगह है और उसको किसी व्यक्ति को मालूम चल जाएगा कि इस जगह से इन खेतों के बीच में से हाईवे नहीं निकलने वाला है, तो उसको समझ जाएगा कि उन खेतों की कीमतें बढ़ने वाली है हाईवे के कारण, तो उसी समय उन खेतों को अधिक से अधिक कीमत में खरीदने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे भविष्य का उसे अनुमान लग जाता है। तो किसी भी वस्तु की भविष्य के लिए प्रत्याशा जो होती है, उम्मीद जो होती है, वो तय करती है कि वस्तु की मांग कितनी रहेगी। ये अपन ने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं मांग के निर्धारक तत्व। ये पांचों पॉइंट क्या करते हैं, मांग को निर्धारित करते हैं। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे वस्तु की कीमत व वस्तु की कीमत का उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं में संबंध। मात्राओं में संबंध। तो शॉर्ट के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही साधारण सी बात है। मैंने पहले बताया था, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है अन्य परिस्थितियां समान रहने पर, ये हमेशा याद रखें। कोई भी सिद्धांत को बोले लेकिन शुरू में एक लाइन अवश्य जोड़े, अन्य परिस्थितियां समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में सदैव कमी आ जाएगी। कुछ समय पहले आपने देखा था कि जो टमाटर जो था उसके भाव बहुत बढ़ गए थे। 1 साल पहले की बात, टमाटर के भाव 100 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। तो लोगों ने टमाटर का उपभोग जो है या उसका क्रय जो है वो कम कर दिया। टमाटर की कीमतें बढ़ी तो उसके उपभोग को लोगों ने क्या कर दिया, न्यून कर दिया। अब सब्जी में टमाटर की जगह आदमी इमली डाल रहा है, लेकिन व्यक्ति टमाटर का उपभोग नहीं कर रहा है। सलाद से टमाटर गायब हो गया, टमाटर की कीमत क्या हो गई, बहुत अधिक बढ़ गई। मान लीजिए वही टमाटर अब 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो के अंदर मिल रहा है, तो व्यक्ति उस टमाटर का जो क्रय है वो अपने आप बढ़ा देता है। सलाद के अंदर टमाटर का उपयोग ज्यादा करेगा कि वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो उसकी मांगे जाने वाली मात्राएं घट जाएगी। यदि वस्तु की कीमतें घटेगी तो उसकी मांगे जाने वाली मात्राएं बढ़ जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम अर्थात उल्टा संबंध होता है, और इसे ही अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहते हैं। आगे अपन मांग का नियम पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल अपन वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं में संबंध पढ़ रहे हैं। अब अगला पॉइंट है वस्तु की मात्राएं व उसके संबंध। वस्तु की मात्राएं उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके बीच में संबंध। कौन सी मैंने पहले बताया था, पहली वस्तुएं होती पूरक वस्तुएं, ठीक है दोस्तों, और दूसरी होती है स्थानापन्न वस्तुएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिए। पूरक वस्तु का अपन एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे अपन शक्कर की कीमत, और यहाँ लिखेंगे अपन चाय की मांग। इधर पॉइंट बना दीजिए 5, 10, 15 और यहाँ पर 20। ढाई पॉइंट बना दीजिए 5, 10 और 15। यदि किसी शक्कर की कीमत जो है वो कितनी है दोस्तों, 5 रुपए किलो है, तो चाय की डिमांड कितनी हो जाएगी, 10 चाय। फॉर एग्जाम्पल इसको आप मान के चलिए 10 चाय की डिमांड कर रहा है कोई भी व्यक्ति
कि शक्कर की कीमत कितनी है 5 है, तो चाय की मांग कितनी है 10। समझ में आ गया। मान लीजिए शक्कर की कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है 15 रुपए किलो, 5 से कितनी हो गई 15 रुपए किलो, तो उसकी चाय की जो मांग होगी वो घटकर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 चाय रोज की पी रहा है, किस स्थिति में पी रहा है, तो उसकी शक्कर की कीमत 5 रुपए किलो, ठीक है, और शक्कर की कीमत 5 से बढ़कर कितनी हो गई 15। अब वो 10 चाय रोज की नहीं पिएगा भैया, अब वो 10 चाय रोज की नहीं पिएगा, क्योंकि शक्कर की कीमत बढ़ गई है। अब वो कितनी चाय की डिमांड करेगा, तो मुझे 5 चाय बहुत है, वो एडजस्ट करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से शक्कर की कीमत और चाय की मांग में जो संबंध होता है उसको इस डायग्राम के द्वारा बताया गया है। अब जो दोनों ही अपने को ये बिंदु प्राप्त हुए हैं, इसको अपन एक बार वक्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये वक्र बना अपना डी, और डी इसका अपन ने नाम दे दिया है, ये पूरक वस्तुएं बनी, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे स्थानापन्न वस्तुएं। ये जो वक्र बना है ये कौन सा दोस्तों, ये ऋणात्मक वक्र कहलाता है। मैंने पहले आपको बताया था, जब किसी भी डायग्राम में वक्र इस प्रकार से आता है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात बाएं से दाएं की ओर, तो वक्र कौन सा कहलाता है, ऋणात्मक वक्र कहलाता है। अगला है कॉफी की कीमत पर चाय की मांग। इज दैट क्लियर? ये आप पॉइंट मार सकते हैं 10, और यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर 10, कुछ भी आप बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। मान लीजिए मेरी कॉफी की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो चाय की मांग कितनी होगी 5। कितनी होगी 5। और जैसे ही कॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो मेरी चाय की जो मांग है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बिल्कुल साइंटिफिक है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जब 2009 के अंदर मैं बड़ौदा में था, तो उस समय हम बाजार में चाय पिया करते थे, तो उस समय चाय 5 रुपए की नहीं आती थी, उस समय चाय 3 रुपए की आती थी, और कॉफी की कीमत कितनी थी 6 रुपए या 7 रुपए। और जैसे ही अब धीरे धीरे चाय की कीमत 5 रुपए हुई, तो कॉफी की कीमत कितनी हो गई 10 रुपए। और जहाँ चाय आप होटल पर जाके 10 रुपए में पियेंगे, वहाँ कॉफी की कीमत कितनी होगी 15 या 20 रुपए होगी। तो जिस प्रकार से चाय की कीमत बढ़ती है, उस प्रकार से कॉफी की कीमत भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको पता है क्योंकि कॉफी और चाय क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं। इस प्रकार से जो अपने चित्र प्राप्त हुआ है स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में, इसको अपन मिलाएंगे। डी और डी मांग वक्र प्राप्त हुए हैं। ये वक्र कौन सा है, धनात्मक। तो बनने का प्रयास करना दोस्तों। मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूँ, पूरक वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र सदैव क्या होता है, ऋणात्मक। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र सदैव ऋणात्मक होता है, जबकि स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र सदैव धनात्मक होता है। यह है वस्तु की मांग व संबंधित वस्तुओं में संबंध। वस्तु की मांग होगी, चाय की मांग या चाय की मांग यहाँ पर आ गई है, और संबंधित वस्तुएं कौन सी, पूरक वस्तुओं की स्थिति में शक्कर की कीमत, और स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में कॉफी की कीमत। ये एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया तो आगे आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। धन्यवाद। इसको मैं बढ़ा दूँ, आप इसको नोट करें, बार बार देखें और समझने का प्रयास करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीच में एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, आप केवल व्हाट्सअप करेंगे। कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे केवल व्हाट्सअप करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9928321414, और मेरा नाम मनोज है। आप मुझे केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके अतिरिक्त आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करके परमिशन लेंगे और दैनिक कॉल कर पाएंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। जो उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहें। पूरी इकोनॉमिक्स अपन लॉकडाउन में घर बैठे ही क्लियर करेंगे। और भी जैसे कई चीज़ों के साथ संबंध है, मैंने पहले बताए थे, मांग व आय का संबंध है। मांग व आय का संबंध, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है,
यदि उपभोक्ता की आय बढ़ रही तो वस्तु की मांग भी अधिक होगी। पहले व्यक्ति की आय मान लीजिए 10,000 रुपये थी, वो साधारण 500 रुपये के जूते पहनता था, और अब उसकी आय मान लीजिए 50,000 रुपये प्रति माह हो गई, वो रेड चिप के या लेदर के अच्छे ब्रांडेड जूते पहनेगा। तो वस्तु की जो मांग है उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ सदैव बढ़ जाती है। और मैंने पहले बताया था मांग का उपभोक्ता की पसंद के साथ संबंध। यदि किसी किसी व्यक्ति की पसंद है, रुचि है, तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। मान लीजिए रुचि और फैशन का दोनों साथ साथ संबंध होता है। मान लीजिए बजरंगी भाईजान की फिल्म आई थी, जैसे ही बजरंगी भाईजान फिल्म आई तो गले में जो गोटा पहनते हैं हनुमान जी का, उसकी क्या हो गई, मांग बढ़ गई, क्योंकि उसमें फैशन और रुचि दोनों संबंध दोनों साथ रहती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ें पसंद आ रही है तो वो व्यक्ति उस वस्तुओं का क्रय अवश्य करेगा। और एक पॉइंट और, भविष्य के बारे में प्रत्याशाएं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें या उसकी कीमतें बढ़ने वाली है, तो व्यक्ति वर्तमान में ही उस वस्तु के क्रय को बढ़ा देगा। या किसी व्यक्ति को लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें घटने वाली है, तो व्यक्ति वर्तमान में उस वस्तु का क्रय नहीं करेगा, उसका उपभोग न करेगा, भविष्य के लिए थोड़े दिनों के लिए वो रुक जाएगा। या फिर अन्य कारण, जैसे कि जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, या यूँ मान लीजिए राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हर व्यक्ति के पास पैसा पहुंचेगा। यदि व्यक्ति के पास पैसा पहुंचेगा तो वस्तुओं की मांग रहेगी। जनसंख्या, जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अर्थात जो डेली काम आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सब्जी हुई, दूध हुआ, किराना के सामान हुए, उनकी मांग सदैव अधिक बनी रहती है। जैसे कि भारत देश जो है, यहाँ पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की जो मांग है सदैव बढ़ी रहती है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या कम है, तो वहाँ पर क्या होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी डिमांड्स कम इतनी नहीं रहती है जितनी होनी चाहिए। या आय का असमान वितरण, यदि आय का असमान वितरण होता है दोस्तों, तो इसका अर्थ ये है कि जो कुछ लोग हैं उनके पास धन बहुत अधिक रहता है, और जो बाकी जो लोग हैं, मान लीजिए 100% आबादी हमारी, तो 10% लोगों के पास धन अधिक रहेगा और 90 के पास धन एवरेज रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है उनकी डिमांड सदैव बढ़ जाती है। और यदि आय का समान वितरण होता है, सभी के पास बराबर धन है, आय का समान वितरण है, सामाजिक न्याय की स्थिति है, तो वस्तुओं का जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, साधारण जो वस्तुएं होती है, उनका जो मांग होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अब अगला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मांग मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन। परिवर्तन और विवर्तन दो प्रकार के शब्द है। अपन अभी वर्तमान में परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, ये परीक्षा में मतलब प्रश्न आता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया, कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, उस स्थिति के अंदर उसे अपन मांग में परिवर्तन कहेंगे। यदि किसी वस्तु के अन्य कारणों के कारण उसके मांग में परिवर्तन होता है, अन्य कारण हो सकते हैं, मान लीजिए किसी की आय बढ़ गई, मान लीजिए किसी वस्तु के लिए फैशन आ गई, जैसे कि मैंने बताया बजरंगी भाईजान के फिल्म आने के बाद हनुमान जी जो गोटा गले में पहनते हैं उसकी डिमांड एकदम बढ़ गई, फैशन के अंदर परिवर्तन होना उससे करते। ये सब अन्य कारण है। अन्य कारणों से क्या हुआ, उस वस्तु की मांग जो है बाजार में बढ़ गई। तो जब वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है और अन्य कारणों से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं कीमत का, या कहते हैं वस्तु की मांग मात्रा में विवर्तन। वो अपन इसके आगे बढ़ेंगे, उसकी दो स्थितियाँ होती है, उसको भी अपन आगे बढ़ेंगे। पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन किसे कहते हैं। इसमें सीधा जो संबंध है वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। पहली स्थिति है, या लिख देता हूँ मैं अनार की मात्रा, क्या लिख देता हूँ मैं कीमत, अनार की कीमत 50, 75, 25, 50, 75 और 100। लिखता हूँ मैं 250, 500, 750 और 1000।
ये 1000 क्या दोस्तों, अपन ने पहले क्या 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 कहा था, एग्जाम्पल ऐसा अपन ने पहले लिया था हमने एग्जाम्पल, जिसमें था 1 ग्राम के अंदर था। अब इसके पॉइंट्स करते हैं। पहली स्थिति कौन सी है, मान लीजिए अनार की कीमत कितनी है, 100 रुपये। कितनी है, 100 रुपये। उस स्थिति के अंदर अनार मात्र 250 ग्राम ही खरीदा जा रहा है। क्या हो रहा है, मात्र 250 ग्राम ही खरीदा जा रहा है। इज दैट क्लियर, आप समझ सकते हैं। अनार की कीमत एकदम से घट गई, कितनी हो गई, 50 रुपये प्रति किलो हो गई। कीमत रुपए में ना, ये रुपए में अनार की कीमत घट के 50 रुपये प्रति किलो हो गई, और उसकी डिमांड बढ़कर कितनी हो गई, 750 ग्राम हो गई। तो हमें मांग वक्र ये प्राप्त हुआ, डी मांग वक्र प्राप्त हुआ। और ये स्थिति कौन सी है, ये अनार की मात्रा डिमांड है, इसमें विस्तार हुआ है, इसे कहेंगे विस्तार की स्थिति। मांग मात्रा में जो परिवर्तन या मांग में परिवर्तन होता है, उसमें एक ही वक्र पर मांग का विस्तार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर चलता जाता है। इसमें स्थिति कौन सी है, ये आई। इज दैट क्लियर। यहाँ था पहला पॉइंट, 250 ग्राम डिमांड थी, अब कितना हो गया, 750 ग्राम। इसे कहेंगे मांग का विस्तार। समझ में आ रही। अगला पॉइंट है, अगली स्थिति इस प्रकार से बनती है। सेम एग्जांपल अपने पास, बिल्कुल ये अनार की मात्रा आएगी यहाँ पर, ये अनार की मात्रा है, और ये है कीमत रुपये में, और यहाँ पर इसके पॉइंट्स बना दिए अपन ने 50, 25, 50, 75 और 100, और यहाँ पर 250 ग्राम, ये 500 ग्राम, और 750 ग्राम, और 1000 ग्राम। समझ में आ गया। सेम एग्जांपल है, अनार की कीमत कितनी थी, 50 रुपये किलो थी, तो उस समय उसकी डिमांड 750 ग्राम थी, और जैसे अनार की कीमत बढ़कर 100 रुपये प्रति किलो हो गई, तो अनार की मांग घटकर कितनी हो गई, 750। पहले पॉइंट कौन सा प्राप्त हुआ, ये वाला, फिर पॉइंट कौन सा प्राप्त हुआ, ये वाला। इसके ऊपर अपन ने एक ये रेखा खींची है, ये अपना मांग वक्र डी कहलाएगा। ये आपको बनाना अब तो आप सीख ही रहे होंगे। ये स्थिति कौन सी थी, अपना मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर गया है, ये स्थिति थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले 50 रुपये कीमत होने के कारण अनार की जो मात्रा जो थी, डिमांड जो थी, वो कितनी थी, 750 ग्राम थी, और जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई, अनार की मात्रा या अनार की मांग घट गई, तो क्या हुई, संकुचन। क्या हो गया यहाँ पर, मांग वक्र सेम बन रहा है, एक ही मांग वक्र पर मांग ऊपर से नीचे की ओर गति करती रहती है। बिल्कुल सेम चित्र, इस चित्र और चित्र में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें फर्क ये है, इसमें ये मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और इसमें किस कहलाएंगे अपन, मांग का विस्तार। कीमत में परिवर्तन होने के कारण यदि मांग मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये मांग का विस्तार कहलाता है, और कीमत में कमी होने के कारण, या कीमत में वृद्धि होने के कारण, सॉरी, कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग मात्रा में यदि कमी हो जाती है, तो ये मांग का संकुचन कहलाएगा। यह है मांग मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मांग वक्र में विवर्तन। समझ में आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए और देखिए, नहीं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मांग वक्र में विवर्तन अगला पॉइंट है। बहुत ही छोटी छोटी और गहरी बातें हैं जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आती है। पहला पॉइंट है इसमें, मांग वक्र का, ये शायद आपको दिखेगा नहीं, मांग वक्र का
राइट साइड पर अर्थात दाईं ओर, या आगे की ओर खिसकना। समझने का प्रयास कीजिएगा, दाईं ओर अथवा आगे की ओर खिसकना। विवर्तन क्या है? देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होगा। कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। दैट्स ऑल, बस समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कीमत स्थिर रहती है। कीमत क्या रहती है? स्थिर। ये मांग वक्र अपन ने बनाया, एक्स ए वाई, ये कीमत अपनी पी है, ये पॉइंट अपना स्थिर है। कीमत क्या अपना पी है और ये पॉइंट अपना स्थिर है। और इस स्थिति के अंदर क्यों मेरी डिमांड है, ये इस तरह मैं कीमत लिख देता हूँ, मांग लिख देता हूँ। ये आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर है? वस्तु की कीमत क्या है? पी है, और वस्तु की मांग कितनी है? क्यू है। लेकिन उपभोक्ता को आय में परिवर्तन के कारण या अन्य कारणों से, कुछ भी कारण हो सकता है, मुख्य कारण होता है आय। आय में परिवर्तन हुआ और उसको जो डिमांड में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये मुझे डी वक्र प्राप्त हुआ है और आगे की ओर बढ़ाएंगे इसको। कीमत स्थायी है, कीमत परिवर्तन नहीं होगी। उपभोक्ता की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो स्थिति क्या होगी? ये वाली। मांग मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और हमें एक नया मांग वक्र प्राप्त हुआ है, वो है ये D1 D1। ये मांग वक्र क्या हुआ अपना? आगे की ओर खिसका है, अर्थात दाईं ओर खिसका है। समझ में आया? अन्य कारणों से वस्तु की मांग में जब वृद्धि होती है तो मांग वक्र डी से आगे की ओर खिसककर D1 प्राप्त होता है। समझ में आई? इस स्थिति को बोलते हैं मांग में विवर्तन। और पहली स्थिति क्या है मांग में विवर्तन की? मांग वक्र का दाईं ओर या आगे की ओर खिसकना। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मांग वक्र का बाईं ओर या नीचे की ओर खिसकना। ये सेकंड कंडीशन है अपनी। क्या है ये? सेकंड कंडीशन है। एग्जाम्पल सेम रहेगा, डायग्राम भी कुछ इसी तरह का ही रहेगा। ये मांग है अपनी, कीमत कितनी है दोस्तों अपनी? पी। ये अपनी पी कीमत फिक्स है। मेरी पी जब कीमत होती है तब मेरी मांग रहती है क्यू। कितनी रहती है? क्यू। उस स्थिति के अंदर मुझे मांग वक्र प्राप्त होता है डी और डी। ये मुझे डी और डी मांग वक्र प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया? कीमत तो स्थिर है लेकिन अन्य कारणों से, मान लीजिए मेरी आय घट गई, मेरी आय घट जाती है तो फिर मैं क्यों जितनी वस्तुएं नहीं खरीद पाऊंगा, मैं कम खरीद पाऊंगा। जैसे कि आय घटने से मेरी स्थिति रहती ये वाली Q1, और मुझे नया मांग वक्र प्राप्त होता है ये वाला D1 D1। स्थिति कौन सी है? ये स्थिति है। मांग वक्र कहाँ आया? बाईं ओर आया, अर्थात नीचे की ओर खिसका। अन्य कारणों से यदि मांग में कमी हो जाती है तो वह मांग वक्र बाईं ओर अथवा नीचे की ओर खिसक जाता है। इसे भी क्या कहते हैं? मांग वक्र में विवर्तन। तो मांग वक्र में विवर्तन के अंदर दो पॉइंट अपन ने पढ़े। पहला पॉइंट था मांग वक्र का दाईं ओर या आगे की ओर खिसकना, और दूसरा पॉइंट था मांग वक्र का बाईं ओर या नीचे की ओर खिसकना। दोनों के बारे में अपन पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मुझे इसी प्रकार से मिले। धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।